अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवारी प्रोग्राम लाइव डेस्क और मैं हूं आपको मेज़बान आसिफ अली। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शब-ए-हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को आपके रूबरू करते हैं। ताहाल हमने कई ऐसी शख्सियात को हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है ताकि आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ख़ासकर हमने हर शोबे को इसमें जो है शामिल किया है। आज हम जिस शख्सियत को आपके रूबरू करने जा रहे हैं वो ख़ासकर हैदराबाद के नाजरीन और क़ारीन के लिए मोहताज के तारुफ नहीं है। मेरी मुराद डॉक्टर मुज़म्मिल अंजर MD साहब से है। आप का ताल्लुक़ जो है ह्यूमन केयर हॉस्पिटल से है और इसके अलावा आप तिब्बी खिदमात में जो है माहिर माने जाते हैं। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है एक सुलगता हुआ मौजू है। आज का जो अहम मौजू है इस वक्त खासकर तेलुगु रियासतों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर मुज़म्मिल अंजर को। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम लाइव डेस्क में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है कि इस सुलगते हुए मौजू पर आपने मुझे मदऊ किया। मैं रूबी चैनल का शुक्रगुजार हूँ और नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को देखते हुए अपनी नॉलेज में इजाफा करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का हम आगाज़ किए रहते हैं। कॉल हमारे साथ है, देखते हैं कौन और कहाँ से और क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, अपने टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी कम कर लें मोहतरमा, ताकि आपसे जो राब्ता है वो बराबर हो सके। जी, स्वाइन फ्लू की अलामत पूछना चाह रही हैं आप कि स्वाइन फ्लू में दरअसल होता क्या है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे हम। चूंकि मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब से उसी ताल्लुक से था कि जो सिम्टम्स होते हैं ये खासकर ये जो फ्लू है, एक किस्म का जो फ्लू है। नाज़रीन, हम इस सवाल को तो ज़रूर लेंगे कि इसकी अलामत किस तरह पाई जाती है, लेकिन इससे पहले जो है कुछ और सवाल है। कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरमा, कौन और कहाँ से? ये जी, तो कैसा शुरू होती है, कैसा बिल्कुल इस सिलसिले में हम बात करेंगे। कॉलर्स अगर हमें इजाजत दें तो हम जो है अपने सवालात का सिलसिला डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो स्वाइन फ्लू के बारे में आप ये बताएं कि इसकी तारीख क्या है, ये कब से इसका जो है इसकी नहुसत जो शुरू हुई खासकर हिंदुस्तान में, मुल्क हिंदुस्तान में ये कब आया और इसकी जड़ें कहाँ जाकर मिलती हैं? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली स्वाइन फ्लू जो है वो 1930 में सबसे पहले ये पिग में स्टार्ट हुआ था, जिसको बदजानवर कहा जाता है। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर वहीं से होता है, यानी कि बनता वहीं से है। ये बदजानवर के अंदर से ये स्वाइन फ्लू बनता है। सबसे पहले तो ये 1930 में बना था, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। बाद में जब रिसर्च चलते चलते ये जो है 1979 में जो है इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई और इसको रिकॉग्नाइज किया गया इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से। तो इस वायरस का नाम सबसे पहले इन्फ्लुएंजा रखा गया और वहां पे से ये वबा फैलने शुरू हुई। ये मैक्सिको के अंदर से ये स्टार्ट हुआ था, US के अंदर से। और उस वक्त ये डिजीज काफी ख्वाबों में थी, कंट्रोल में थी, काफी डेथ वगैरह नहीं हुई थी और इसके लिए कोई खास दवा भी जब बनाई नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद फिर अचानक 2009 में ये आलमी तौर पर पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका से निकलते हुए दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में ये वायरस फैला और तकरीबन 2500 केसेस सिर्फ मैक्सिको के अंदर पाए गए। और उसके बाद फिर CDC जो इस वायरस को कंट्रोल करती है, जो डिजीजेस आते हैं उसको कंट्रोल करती है, उन्होंने 2009 में इसका एक वैक्सीन बनाया और फिर 2009 के अंदर ही ये वायरल काफी ज्यादा फैला। सितंबर और अक्टूबर के दरमियान ये वायरस फैलते हुए हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर में आया और दिसंबर में फिर CDC ने इसके लिए इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 का नाम देते हुए इसके लिए वैक्सीन तैयार किया। और तकरीबन 250 से 300 केसेस उस वक्त डायग्नोज हुए थे और काफी इसके उस टाइम पे हिंदुस्तान में डेथ भी हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर 2011 और 2012 में
इसकी कोई खास अलामत नहीं रही और बहुत कम केसेस इसके डायग्नोज हुए, लेकिन कुछ ना कुछ केसेस चलते रहे हैं। हैदराबाद में भी इसके काफी केसेस मिलते हैं, लेकिन इस साल 2014 के अवाखिर और 2015 के अंदर हिंदुस्तान बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया में अभी हमारे स्टेट तेलंगाना में ये वायरस काफी ज्यादा फैल रहा है और इसकी काफी ज्यादा डेथ, अभी दुनिया के सबसे ज्यादा डेथ सिर्फ हमारी रियासत में तेलंगाना में पाए जा रहे हैं, जिसका आप आए दिन अपने अखबारात में और टीवी चैनल्स में देख रहे हैं। और हॉस्पिटल में भी हम बाकायदा जांच कर सकते हैं कि इतने सारे वहां पे पेशेंट्स पड़े हुए हैं जिनकी डेली डेथ हो रही है। जी जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब और कहां से? मैं गोलकुंडा से अयूब बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे अयूब साहब? आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। ये सैनपुर के साथ वक्त आप इंजेक्शन वगैरह भी एहतियाती तौर पर ले रहे हैं, इंजेक्शन लेने से कुछ फायदा होता है? इंजेक्शन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें मर्ज से एहतियात के ताल्लुक से जो है अगर इंजेक्शन लिया जाए तो क्या बेहतर होगा, ये पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, कॉल करने के लिए शुक्रिया अयूब साहब। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि खासकर पिछले 1-2 महीनों से जब से ये वबा फैली है, मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। एक जानिब जहाँ पर बच्चों को जो है वैक्सीन्स, बच्चों को जो है टीके लगाए जा रहे हैं, तो कहीं खतरे पिलाए जा रहे हैं। वहीं हमने देखा कि बड़ों को जो है कुछ इंजेक्शंस का भी इसमें लुज़ूम लगाया गया है। आप क्या समझते हैं कि आप शख्सी तौर पर इसे क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इंजेक्शन लिया जाए या फिर कोई ऐसी दवाएं लिए जाए तो क्या ये सेहत के लिए मुज़िर साबित होंगी? देखिए, जहां तक सवाल है, सेहत के लिए मुज़िर तो साबित नहीं होंगी जी। और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और CDC जो डिजीज को कंट्रोल करती है उसने सिर्फ ये एक ही तरीका अप्रूव किया है जो आजकल वैक्सीन दिए जा रहे हैं, H2N3 वगैरह के जो वायरस दिए जा रहे हैं, H1N1 के वायरस दिए जा रहे हैं। तो ये वायरस एक ही जो है साइंस ने प्रूव किया है कि ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और ये आजकल इन वायरस का लेना खुसूसन हमारी रियासत में काफी जरूरी पाया जा रहा है, क्योंकि ड्रग को जो इस डिजीज को जो कंट्रोल करना और इसको आगे बढ़ने से रोकना ये हमारा फर्ज है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ते हुए सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में हमारी तरफ से फैल सकती है। तो हमारे रियासत की और हमारे रियासत के लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको सेव करने के लिए जितना हो सके इस वैक्सीन को लें और इससे एहतियात करें। खुसूसन वो लोग जो यानी कि कस्टमर से अट्रैक्ट होते हैं और वो लोग जो एक दूसरे से रोजाना मिलते हैं और खुसूसन मेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो इस वैक्सीन को जरूर लें। और इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो इस वायरस को, इस वैक्सीन को जरूर लें। ये एक बहुत जरूरी और अहम वायरस वो वैक्सीन है जो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दवाएं ली जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो है 2-3 किस्म के मैं इस सवाल को जो है फिर करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे आप? अभी जो हो रहे आपने बजट की तरफ से आपने जी जी बुखारा जी, यहाँ पर गोलकुंडे में चंद खंदकें हैं जी, जिसमें तकरीबन 50 निकलते वो जंगली है जी, उस जमाने से खंदकों में निकलते हैं जी, उससे भी दफतर होना नहीं कर गोलकुंडा के साथ। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है सबसे बेहतर काम यह हो सकता है कि इस सिलसिले में आप GHMC में कंप्लेंट करें ताकि जो है वो खंजीरों को पकड़ते हुए उनका खात्मा किया जाए। फिर वो जो बेहतर समझते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि गोलकुंडा के इलाके में जो खंदकें हैं वहां से जो है कुछ खंजीरें निकलती हैं जिनकी वजह से जो है मर्ज फैलने का खदशा लगा हुआ है। तो ऐसे में एक काम ये किया जा सकता है कि GHMC को जो है कंप्लेन की जा सकती है, या फिर मेडिकली तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी, ये तो जरूरी है कि GHMC में इसकी कंप्लेन की जाए, लेकिन जहां तक सवाल है पिग से ये फैलने का, तो ये जो पिग से फैलता है ये सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हमारे रियासत में जो ये वायरस फैल रहा है ये इंसान को ज्यादा फैल रहा है।
जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, जैसे आईफोन है जी, ये एक अपना एक सॉफ्टवेयर बनाता है जी, तो वो मैन्युफैक्चर है वो अपना इन्वेंट करता है जी, लेकिन वो इन्वेंट करने के बाद काफी लोग उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं जी, तो ये वायरस जो है अभी ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, यानी कि इंसान उसको कॉपी कर रहा है और दूसरे इंसान तक उसको पेस्ट कर रहा है जी। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है कॉपी पेस्ट प्रोसेस है, यानी कि इंसान से इंसान में काफी ज्यादा फैल रहा है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि उसके करीब हम जाएंगे तो जो है ना ये वायरस फैल जाएगा, ऐसा नहीं। और हर खिंजीर को भी ये वायरस नहीं होता, इस खिंजीर को ये वायरस होता है, उसके अंदर भी वही सिम्टम पाए जाते हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो भी उसके अंदर भी जो है वॉमिटिंग सेंसेशन उसको भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी निढाल होकर गिरने लगता है। ऐसे सिम्टम्स खिंजीर के अंदर भी पाए जाते हैं, तो इसमें परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि GHMC को फौरन इसके बारे में मतलब किया जाए और उसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने कि जो है इस सिलसिले में जो फैलने का खदशा। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं शाहीनगर से बात कर रहा हूं। जी, अपना सवाल करें। जी ये गोलियां जो बांट रहे हैं कैंप लगा के, वो गोलियां स्वाइन फ्लू के लिए वर्कर से भरी। जी, इस सिलसिले में बात करेंगे, कॉल करने के लिए शुक्रिया। वही बात हो रही है डॉक्टर साहब, हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर कुछ टैबलेट्स भी तक़सीम की जा रही हैं, तो ये टैबलेट्स लेने से क्या कोई साइड इफेक्ट्स है या फिर 100% ये कहा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू इससे नहीं होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया, आजकल काफी लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं जी। एक्चुअली मसला ये है कि अभी तक WHO ने जो अप्रूव किया है वो सिर्फ वैक्सीन ही है जी। इसको WHO ने एज ए स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव तो नहीं किया है, लेकिन होम्योपैथिक और दीगर जो आजकल दवाएं बाजार में मिल रही हैं ये किसी भी किस्म के फ्लू को फाइट करने के लिए काम करती हैं। साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन होम्योपैथिक और दूसरे अद्वियात इसको फाइट करने के लिए काम करती हैं। 100% श्योर तो नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से स्वाइन फ्लू आपको असर नहीं करेगा। जी डॉक्टर साहब, एक टैबलेट जो ज्यादातर आजकल चल रही है टैमीफ्लू के नाम से जो है, टैमीफ्लू कई हजरात ले रहे हैं, ये भी वही टैबलेट है जो आमतौर पर फ्लू को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है? हाँ, टैमीफ्लू जो है वो एज ए प्रिवेंशन नहीं, एज ए ट्रीटमेंट स्टार्टिंग स्टेज में जब आपको असर होता है और आप फील करते हैं कि आपके ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जा रहे हैं, तो विद इन 24 to 36 आवर अगर आप इसको लेंगे तो इसको काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन नहीं है। तो इसको टैमीफ्लू को आप अगर सिम्टम आप महसूस करते हैं, अननेसेसरी इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप सिम्टम महसूस करते हैं और आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, इसी सूरत में आप इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने कि प्रिवेंशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। जी वालेकुम सलाम, मोहतरमा कौन और कहाँ से? मैं सब्जी मंडी से महजबीन बोल रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब हम लोग वायरस के लिए ले रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं जी, साइड इफेक्ट एलर्जी हो रही है, साइड इफेक्ट होने मुझे मालूम हो रहा, ये सही है क्या? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे कि एलोपैथी खासकर जो वायरस लिए जा रहे हैं या H1N1 के जो वैक्सीन लिए जा रहे हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, हम बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरम। जी डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट्स की बात आई है, जब H1N1 का जिक्र चला है तो मुख्तलिफ किस्म के एलर्जीज का खदशा लगा रहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, देखिए जहां तक बात है साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट इन द सेंस इंटरनल ऑर्गन पे ये कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा, यानी कि जैसे किडनी खराब हो जाते हैं या हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, इस किस्म की कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन एलर्जिक बाज को हो सकती है। एलर्जिक मतलब ये होता है कि ये चीज आपको सूट नहीं कर रही। खाने में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बाज को बाहर का पानी नहीं जमता, बाज को दाल वगैरह से एलर्जिक होती है, तो इस किस्म की एलर्जिक जिससे स्किन रैशेस होते हैं या किसी और स्किन प्रॉब्लम होते हैं, ईचिंग वगैरह, इस किस्म के टेम्पररी कुछ रिएक्शन बास को हो रहे हैं, हर एक को नहीं हो रहे हैं, ऐसे काफी कम केसेस देखे गए, लेकिन बहुत हद तक ये वैक्सीन सेफ है। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही है आपने कि बहुत हद तक। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कौन और कहाँ से? जी आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। जी तो खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। डॉक्टर साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी भी जो है सरगर्म हो चुकी है और कई इलाकों में जो है, चूंकि ये दवाएं सस्ती हैं, मगर आपको इसकी कीमत बताऊं 25 रुपए से लेकर 40 रुपए में एक शीशी दी जा रही है। अच्छा जी। दवाओं की, और जो है 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन खाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है प्रिवेंशन के लिए एक बेहतर तरीक़ेकार होगा?
हाँ बिल्कुल, इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बी लिहाज से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये काफी सेफ मेडिसिन है जी। इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं मोहतरमा। डॉक्टर साहब ने भी कहा। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। वो यहाँ पे कैंप कैसा देता है, तो यहाँ पे टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम। होम्योपैथी की दवा है, यहाँ पे भी आप कोशिश करके इंतजाम करिए ना। बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है हम आपको तयक़ुन देते हैं कि हमारी न्यूज़ के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए हम शऊर बेदारी पैदा करेंगे ताकि गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाक़े जात में जो है इस तरीके के कैंप्स मुनक़्क़िद किए जाएँ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि इसके जो सिम्टम्स या फिर अलामात हैं, कहा जाता है कि रनिंग नोज है, फीवर है, कई ऐसी अलामात हैं, तो खासकर इस फ्लू के इन पर्टिकुलर इन कॉन्टेक्स्ट विद, इन प्रेफरेंस विद, अगर हम इस फ्लू की बात करें तो इसमें कौन सी अलामतें ऐसी रहेंगी जो जाहिर होंगी, जो ये जाहिर करता है कि बगैर टेस्ट किए कि ये स्वाइन फ्लू ही है? क्योंकि टेस्ट की अगर हम बात करें तो आज आप गांधी हॉस्पिटल का अगर नज़ारा करते हैं तो वहां पे 200 या 300 आदमी रोज रुजू हो रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, और कहीं दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसका जो है कोई तिब्बी मुआयना या तिब्बी जांच की जा सके। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? जी, सबसे पहले तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो फीवर 100 फ़ारेनहीट से ज्यादा होता है, 100 फ़ारेनहीट के अंदर बहुत कम आता है जी। और इसके साथ साथ रनिंग नोज रहती है, तो नाक बहना शुरू हो जाती है या नाक बंद हो जाती है, यानी कि गाढ़ा जैसा बलगम जो है खारिज होने लगता है जी। और इसके साथ साथ खास अलामत इसकी ये है कि आदमी बिल्कुल अपने आप को वीक फील करने लगता है, कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, यानी कि अपने आप में ताकत महसूस नहीं करता जी। और इसके साथ साथ वो बॉडी पेन महसूस करने लगता है, जिस्म के अंदर सीवियर जो है उसको पेन होते हैं, दर्द होते रहते हैं जी। और इसके साथ साथ सर में भी वो दर्द महसूस करता है जी। और इसके साथ साथ कभी वो नॉइजिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन और मतली वगैरह इसके साथ फील करता है। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि दूसरे फ्लू और इसके अंदर क्या सिम्टम है, क्योंकि ये जांच करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक डॉक्टर ही बहुत ही सोच बीच के बाद ही ये फैसला कर सकता है कि इसको स्वाइन फ्लू है या नहीं जी। तो जब भी आप इस किस्म के सिम्टम्स अपने अंदर फील करते हैं तो जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू हों। ये ना समझे कि ये सादी चीजें, आपकी जांच कराना आपकी जान के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। इस सिचुएशन में एहतियात बरतें और डॉक्टर से रुजू हों। उम्मन यही आपके सिम्टम पाए जाएंगे कि आप कमजोर महसूस करेंगे अपने आप को, जिस्म दर्द होगा, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगे, कभी डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन भी स्टार्ट हो जा सकते हैं इसके साथ साथ। तो इस किस्म के जब आप सिम्टम महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू हों। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अभी सिम्टम्स सुने। सिम्टम्स जो है किसी भी किस्म के फ्लू में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इन पर्टिकुलर कहा स्वाइन के बारे में। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, ये मैं सब्जी मंडी से अमान बात कर रही हूँ। मुझे वैक्सीनेशन का असर जो है 15 डेज बाद हो रहा है जी, और डॉक्टर नहीं लेने के एडवाइस कर रहे हैं जी। तो इसके लिए क्या है? डॉक्टर्स नहीं लेने की एडवाइस कर रहे हैं। आप एलोपैथी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स की? पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। पीडियाट्रिशियन, बच्चों के लिए खासकर नहीं लेने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस विषय में बात करेंगे मोहतरमा जी। डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो है खासकर बच्चों के लिए जो है कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं लेने की बात कर रहे हैं और खासकर 15 दिन के बाद असर होने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका ताल्लुक क्या इम्यूनिटी से होता है बच्चे की, या फिर जो बड़े अफराद हैं उनकी इम्यूनिटी से होता है कि प्रिवेंशन का जब कोई वैक्सीन लिया जाता है या फिर कोई दवा ली जाती है तो किसी को 2 दिन के बाद असर होता है, किसी को 15 दिन के बाद असर होता है? ये किस्सा क्या है डॉक्टर? जी, जहाँ तक बात है कि डॉक्टर्स इसकी एडवाइस नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं सुना है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जो असल अथॉरिटी इन्हीं को होती है, इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस बच्चों को ही दिया है जी। कि 6 महीने के बाद के बच्चे, उससे पहले के नहीं। हो सकता है किसी डॉक्टर ने अगर मना किया हो तो 6 मंथ के अंदर वाला बच्चा हो, लेकिन 6 मंथ के बाद वाले बच्चों के लिए तो WHO ने प्रेफर किया है कि फर्स्ट इनको देना बहुत जरूरी है जी। और क्योंकि इसका ताल्लुक इम्यून सिस्टम से भी होता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि इम्यून सिस्टम से इसका काफी गहरा ताल्लुक होता है, कि फाइट जो अपने क़ुव्वत मुदाफ़िया जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, यानी कि फाइट करती है अपनी बॉडी, जब ये वीक होता है तो वायरस फौरन आपको अटैक करते हैं। तो बच्चों के अंदर ये वायरस लेना जरूरी है। और दूसरी बात जो मोहतरमा ने अभी पूछी
कि 15 डेज के बाद इसका असर हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इसका असर आपके लेने के फौरन बाद नहीं होता, मैक्सिमम 15 डेज है, उससे पहले भी इसका असर आपका शुरू हो जाता है जी। तो 15 डेज का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये वायरस आपको चलते जाएगा, यानी कि ये नहीं कि 15 दिन के अंदर ये वायरस खत्म हो जाएगा जी। तो ये फीवरल जो सीजन अभी चल रहा है, इस सीजन में ये वायरस इसके वैक्सीन के लेने से 8 से 10 दिन के अंदर इसका असर शुरू होगा और उसके बाद ये वायरस का असर नहीं होगा। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो लोग वैक्सीन लेते हैं वो भी केयरफुल रहे, वो लेने के बाद ये ना समझे कि 100% इसका ट्रीटमेंट हो गया, अब मुझे वायरस अटैक करने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्वाइन फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स भी 2 से 3 दिन 4 दिन बल्कि 1 हफ्ते के बाद भी, कभी अटैक होने के 1 हफ्ते के बाद भी उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो हमको बेफिक्र नहीं होना चाहिए, जब भी हम सिम्टम्स को फील करें इस वैक्सीन लेने के बाद, तभी भी हमको डॉक्टर से रुजू होना है। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? जी, क्या पूछना चाहेंगे? के बारे में उनके ऊपर नहीं, आपकी आवाज जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। अपना सवाल या अपना प्रॉब्लम जो है फिर से बताएं। यहाँ पर जो है, जो डुडिया है, जी जी जी, डुड्डी जी, आगे जो है वो पूरे हरियाणा में बच्चों को स्कूल में डिस्टर्ब होता है, लोग बहुत मुताबिक होते बच्चे, और फिर बल्कि आगे काम करके जाती थी, बढ़ गया था जो उन्हें कुछ एक्शन ली थी जो जी जी, गोलकुंडा के एरिया की बात करें जी, रेशम बाग है जी, बंजारी वाला है जी जी, रेशम बाग है, 18 दिन है काफी। बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे हम। कॉल करने के लिए शुक्रिया महोदय जी। इनका खदशा है कि डुड्डियाँ जो दूध की जो डुड्डियाँ हैं वहाँ पर भी जो है कुछ गंदगी होती है और ये खासकर मोहल्लों में है, इससे क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है डॉक्टर साहब इस सिलसिले में, फ्लू का जो चल रहा है इस सिलसिले में? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन था अभी जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि देखिए, एक तो बात ये है कि ये जो वायरस फैलता है इसकी एक तो ब्रीथिंग से फैलता है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो इससे एक दूसरे को ये वायरस फैलता है। दूसरी चीज ये है कि आजकल ऐसी जगह पर जहाँ कचरा वगैरह होता है, साफ सफाई नहीं होती, लोग थूकते हैं जी। तो ये थूकने की वजह से वहां पे जो वायरस गिरता है, अगर अफेक्टेड पर्सन अगर वहां पे थूकता है और वहां से फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आदमी का, तो फिर इससे वायरस फैलने के काफी ज्यादा जो है चांसेस होते हैं। तो साफ सफाई का इस सिचुएशन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है काफी जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन गोबर वगैरह से इसके फैलने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने कि इसके जो अलामात हैं, इसके जो प्रिवेंशन है, इसके बारे में आपने तफसील बताई। नाज़रीन, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पर थोड़ा आगे जाने से बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहेंगे, अपना सवाल करें। सवाल ये लोग बोल रहे हैं ये सैंपलों के बारे में जी, ये इलायची और जो आरती कपूर का पाउडर सूंघने से जो असर नहीं होता, क्या सही है ये? इलायची और किसका पाउडर बताया आपने? पाउडर जी, लोग जाके सूंघने से 2 घंटे से इलायची और क्या नहीं आ रहा, क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं? इलायची और लौंग कहा आपने? इलायची और लौंग होना, आरती कपूर बोल के बोल रहे जी, इलायची और लौंग बोले ना आपने? आरती कपूर, आरती कपूर, अच्छा, जो पत्ता आता है जी। बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे डॉक्टर साहब से जी। बिल्कुल, कॉल करने के लिए शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात हो रही है, इलायची और आरती कपूर के कुछ जो है पाउडर बनाने के सूंघने से बात हो रही है,
तो शायद ये कुछ यूनानी तरीक़ेकार इसे कहा जा सकता है, या फिर किसी भी किस्म के फ्लू से बचने के लिए ये किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी जी, ये यूनानी एक चुटकुला जिसको कहा जाता है जी, तो ये किसी भी किस्म के फ्लू या रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को भी ये काफी हेल्प करता है जी। लेकिन पर्टिकुलरली प्रूफ तो नहीं है कि स्वाइन फ्लू के लिए ये काम करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जो इफेक्ट करता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि निज़ाम तनफ्फुस को इफेक्ट करता है जी। तो इसका इस्तेमाल एहतियाती तौर पे किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, ये भी डॉक्टर्स ने ये बीच में ये बात बताई थी कि ऐसे मरीज जिनको जो है कुछ सांस लेने में दिक्कत है, जिनको दमे का प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी इसके शिकार हो सकते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? हाँ जी हाँ, ये जो वायरस है वो उमूमन जो है इफेक्ट जो करता है वो एस्मा, जिसको अस्थमा वगैरह कहा जाता है जी। ये पीपल को बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो वायरस होता है वो आपके सांस लेने से अंदर जाता है और लंग्स ही इसमें सबसे पहले इफेक्ट होते हैं जी। तो ये जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड दूसरे डिजीज होते हैं, यानी कि HIV वायरस है, रोमाटाइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं या लुपस डिसीज के जो पेशेंट हैं, और ये दमे की जो शिकायत रहती है, इनको ये वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ जो शुगर पेशेंट हैं वो उनको भी ये वायरस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है जी। और जो है इसके साथ साथ जो है ये वायरस जब बढ़ता है, यानी कि जिसको इफेक्ट करता है, तो उनको निमोनिया होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं जी। और 2002 और 2003 के अंदर जो है ये भी देखा गया कि इसके साथ साथ स्वाइन फ्लू के साथ साथ जो है उस वक्त सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी एक डिजीज जो है स्टार्ट हुई थी 2002 और 2003 में, जो स्वाइन फ्लू से ही काफी ज्यादा रिलेटेड थी। तकरीबन 7000 केसेस इसमें डायग्नोस हुए थे पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से 700 केसेस के अंदर डेथ पाई गई थी, यानी कि 700 लोग इसके अंदर मर गए थे। तो इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, जिसको स्वाइन फ्लू होगा तो हो सकता है कि उनको SARS जिसको कहा जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है। तो हुकूमत को और तिब्बी जो इसको हैंडल कर रहे हैं उनको चाहिए कि इसके बारे में भी काफी केयरफुल रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये एक्यूट एक डिजीज है जो है इससे कबल फैल चुका है, लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि प्रिवेंशन की जब बात कही जाती है डॉक्टर साहब, अलामात तो खैर अपनी जगह है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, जैसा कि आप हम हैं या फिर कोई एक आम आदमी है, उसके लिए ऐसी कौन सी यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम उसको करनी चाहिए? क्या उसे हाथ बार बार धोते रहना चाहिए, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो है अपने आप को जो है एक ज़हनी तौर पर महफूज किया जा सकता है? डॉक्टर साहब जी जी जी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी आपने जो पूछी जी। देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए जी, क्योंकि जब हम अपने हाथ वगैरह जो है अपनी नाक को लगाते हैं या मुंह को लगाते हैं, साफ करते हैं, या जब टच करते हैं अपने हाथ जी, तो अगर आपके नाक या आपके मुंह में जब हम सांस लेते वक्त अगर वायरस बैठे हुए हैं तो ये वायरस आपके हाथ को लग सकते हैं, फिर आपके हाथ जहाँ टच होंगे वहां भी ये वायरस फैल सकते हैं, फिर उससे जो है दूसरे आदमी को ये वायरस लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो साफ सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथ को जो है बार बार नाक साफ करने या मुंह साफ करने के लिए बार बार ये हाथ को टच ना करें। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी चीज, आप जगह जगह थूके ना, जहाँ पे भी आप थूकेंगे तो होता यह है कि जब आप थूकते हैं तो वहाँ वायरस वो जम जाते हैं, और खदशा रहता है कि वहां से फिर जब कोई हाथ लगाएंगे या कोई चीज वहां पे खाने की लग जाएगी, कोई बर्तन लग जाएंगे, तो वहां से फिर ये वायरस फैलने का खदशा रहता है। और इसके साथ साथ जब हम कॉमन मिलते हैं, यानी कि स्पेशली जो एडवर्टाइजमेंट के लोग होते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं, तो हाथ मिलाते हैं बार बार या किसी से मुसाफा करते हैं, तो इससे थोड़ा सा इन दोनों एहतियात करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के हाथ से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं उस वक्त में जबकि उनके हाथ को ये वायरस लगे हुए हों। और इसके साथ साथ जो है मास्क का पहनना भी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मास्क के पहनने में भी दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप कुछ सिम्टम अपने अंदर फील करते हैं कि जैसे आपको खांसी आ रही है या आप कुछ बुखार फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ बॉडी पेन महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले चाहिए कि आप इस मास्क का इस्तेमाल करें जी, क्योंकि आपसे दूसरे को फैलना नहीं चाहिए, आपकी वजह से कोई और ये बीमारी में मुब्तला ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी। तो और दूसरी चीज, आप खुद भी अगर सिम्टम नहीं फील करते हैं लेकिन पब्लिक प्लेसेस में आप जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं या आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, इससे ये वायरस फैलेगा नहीं और दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, काफी अच्छी तदाबीर आपने बताई। कॉलर साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल करें? बीमारी निकली
नावल गर्म पानी में सही है? जी बिल्कुल, इसी से में बात करेंगे। डॉक्टर साहब के लिए कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मात जो है कई बरसों से ये एक इश्तिहार समझिए या फिर हर घर की ज़रूरत समझिए। इस ये जिंदा तिलिस्मात के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये है क्या डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी जी, क्योंकि ये एक शायद हर्बल चीज है और मुझे ज्यादा इस बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो डिजीज होते हैं उसमें तो बड़ा अच्छा काम करता है। ये तो तजुर्बा रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से मुताल्लिक तो अच्छा काम करता है, लेकिन स्वाइन फ्लू के लिए पर्टिकुलर किसी भी उसमें अप्रूव नहीं हुआ है। इसका इस्तेमाल अगर आप कुछ सिम्टम फील करते हैं तो एज ए प्रिवेंशन तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी आपने बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे थे जी, लेकिन हम लोग को थोड़ा ये मालूम करना है कि ये स्वाइन को खत्म कब हो जाएगी, इसके पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी रोकथाम कब होगी जी। और ये जो आपने बताया कि साफ सफाई रखना है जी, और ये देखिए खाने में जो इस्तेमाल हो गया जी बाहर की लेकर आने पकाकर जो खा रहे हैं, तो कौन सी चीज है जो हमारे लिए सेफ होगी? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। मोहतरमा, आपकी तजावीज के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अहम सवाल कि जो है इस मर्ज का खात्मा कब होगा, इस मर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? हमारे शहर, हमारी रियासत, मोहतरमा का जो है लुबाब जो उनके गुफ्तगू का था वो ये था कि इस मर्ज का खात्मा कैसे होगा, और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें जो है क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो बता रही हैं कि चाहे तरकारियाँ हो या फिर कोई अनाज हो, ये मुख्तलिफ किस्म की जो है इससे आता है। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मोहतरमा की बहुत ही अच्छी सोच है और काफी अच्छी फिक्र है। हमारी भी यही फिक्र है कि जल्द से जल्द ये वायरस का खात्मा किया जाए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्टेट की है कि हम जितना हो सके इस मौके पर एक्टिव रहें और हमारे स्टेट के अंदर सफाई का खास ख्याल रखें और प्रिवेंशन के तौर पर जितने भी चीजें बताई जा रही हैं उस पर अमल करें। और इसके साथ साथ देखिए, ये वायरस जो फैल रहा है ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस अभी हमारे स्टेट में है। अभी मैं आउट ऑफ था, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग वहां पे जमा थे, तो जब उनसे बात हुई वो हमारे स्टेट के बारे में पूछे कि कहाँ से हो, मैंने कहा कि तेलंगाना से, तो बिल्कुल डर गए कि वो अरे आप तो ऐसे स्टेट से जहाँ भी ये बीमारी फैल रही है, यानी कि वो मुझसे डर गए कि ये डिसीज तो आपके पास से फैल रही है, यानी कि हमारा स्टेट इतने लेवल पे वहां पे पहुंचा कि हमारे स्टेट का नाम जो है स्वाइन फ्लू के नाम से वहां पे पहुंचा है। तो इस वक्त तो हमारे स्टेट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करने के लिए जहां तक हो सके कोशिश करें, और इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर बताए जा रहे हैं इसको अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जैसे 1979 से लेकर के 2009 तक बहुत कम केसेस इसमें पाए गए, बहुत कंट्रोल में थी ये बीमारी। तो अगर इस बार भी हम इसको कंट्रोल करते हैं, तदाबीर हम करते हैं, तो इंशाल्लाह ये डिजीज दबी भी रहेगी। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने साहब। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? किन आइटम से? फ्रिज के आइटम से। जी जी, जो फ्रीज किए हुए हैं उन आइटम से आप बात कर रहे हैं? खाना और ठंडा दूध हो। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इस सिलसिले में बात करेंगे। मोहतरम, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी तवज्जो दहानी के लिए शुक्रिया। जी ये पूछना चाहते हैं कि फ्रीज किए हुए जो आइटम्स होते हैं, होता ये है कि आम तौर पर घरों में शाम में खाना बचने के बाद, चावल बचने के बाद या सालन बचने के बाद उसे फ्रीज किया जाता है और फिर दोबारा जो है उसे सुबह में निकाल कर यानी उसे गर्म किया जाता है या फिर ओवनाइज किया जाता है, जो भी किया जाता है। इससे हट के कुछ ऐसे फ्रीज आइटम भी रहते हैं जैसे आइसक्रीम है या कोई ऐसी चीजें हैं, तो लगता है फ्रिज में जाने के बाद कोई ऐसा खदशा होता है डॉक्टर साहब या फ्रीज आइटम से? जी नहीं, ये फ्रीज आइटम से या बासी होने की वजह से, पुराना होने की वजह से तो स्वाइन फ्लू इसके अंदर नहीं आएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहाँ खुद ब खुद वो चीज पैदा हो गई और फैलने लग गई, ये इस तरह की कोई चीज नहीं है।
फ्रीज में रखने से या फिर वहां से उसको ठंडा होने से, आइसक्रीम वगैरह के इस्तेमाल से ये चीज नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि बाज जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं उसके अंदर ये वायरस पॉजिटिव पाए जा सकते हैं, उस वजह से जबकि वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं वो अगर उससे अफेक्टेड हों और वो उसको हाथ लगाते हैं, यानी कि बनाने करने में उसको हाथ लगाते हैं, तो जो है हो सकता है कि उसकी वजह से ये वायरस आ सकते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से ये वायरस नहीं आते हैं। अभी आपने न्यूज में कुछ दिन पहले सुना था कि डेयरी मिल्क और के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर भी इबोला जो है पॉजिटिव आया है और इस किस्म के दूसरे वायरस भी पॉजिटिव आए। तो हो सकता है इसी तरह अगर अफेक्टेड एम्प्लॉयज जब उसके अंदर काम करते हैं, अगर स्वाइन फ्लू के अफेक्टेड एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं, तो तब ये वायरस आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है बात करें। डॉक्टर साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, एक मरतबा जो इसका इफेक्ट आ जाता है, क्या फिर खदशात लगे रहते हैं कि वो मुतासिर हो, या फिर इसके इलाज की जो शक्ल है ये सिर्फ इब्तिदाई सूरत में है, या इसकी जो हातमी जो शक्ल है वो मौत की शक्ल में आती है? डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि जब एक बार स्वाइन फ्लू आ गया तो वो लोग यही समझते हैं कि खांसी आ गई, बुखार आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, पॉजिटिव भी आ जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि अब मौत आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए काफी सारे केसेस पाए जाते हैं, पॉजिटिव आता है जिनको स्वाइन फ्लू, और उसके बाद जैसे अदर फ्लू को कंट्रोल में ला दिया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसी तरह इस डिजीज को भी बिल्कुल क्यूर कर सकते हैं, बिल्कुल इसका इलाज है। और बाकायदा अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, खुसूसन हमारे पास गांधी हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। हजारों केसेस के अंदर सिर्फ 30 या 40 लोग अभी तक जो है मौत के घाट में हैं, लेकिन काफी सारे केसेस को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। तो डरने की इसमें ज्यादा बात नहीं है। ये बिल्कुल इसके बाद भी लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम अलबत्ता उनका थोड़ा सा डाउन होता है, तो उनको चाहिए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ग़िज़ा वगैरह अच्छी लें और उसको फिर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते रहें। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने। साहब एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? जी मैं नामपली से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे जानना था कि किसी अच्छे डॉक्टर का पता दे सकते हैं या कोई डॉक्टर का कौन एड्रेस मालूम हो सकता है कि जिनसे हम कंसल्ट करें जी स्वाइन फ्लू के सिलसिले में? बिल्कुल बात करेंगे इस सिलसिले में। कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जहाँ तक डॉक्टर्स का ताल्लुक है या फिर हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है, हुकूमत की जानिब से ये हिदायत दी गई है कि जो है सरकारी दवाखानों से रुजू किया जाए। जैसा कि सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना इस वक्त गांधी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाने की जो है हिदायत दी जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, चूँकि जो है वहाँ पर टेस्ट करने का इंतज़ाम है, तिब्बी जांच की जा सकती है, तिब्बी मुआयने किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ अशखास ऐसे भी हैं, कुछ मरीज ऐसे भी जो हैं जिनकी वहाँ तक रसाई नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए? कौन से डॉक्टर्स इसके लिए जो है, यानी कोई स्पेशलिस्ट इसके अलग होते हैं या फिर कॉमन डॉक्टर्स को देखते हैं? क्या किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? जी एक्चुअली जहाँ तक सवाल है ट्रीटमेंट का और इसको हैंडल करने का, ये अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इसकी सहूलत दस्तियाब है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी चूंकि सहूलत नहीं है और इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च जो होते जा रहा है, यानी कि नए नए अपडेट्स जो आते जा रहे हैं, उससे ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही अवेयर हैं, उन लोग को इसकी ज्यादा जानकारी रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रुजू हो और वहां के डॉक्टर से जो है आप रुजू करके अपनी तशखीस करवाएं, क्योंकि अगर यहाँ डायग्नोज भी होता है, आप जैसे कि जानते हैं कि हर जगह इसका टेस्ट नहीं किया जा सकता, और इसके जो सिम्टम्स हैं उसको मुकम्मल जांच के लिए जो भेजना पड़ता है वो कंफर्म होने के बाद ही डॉक्टर इसको कर सक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी कम लोग को टेस्ट किया जा सकता है, उतनी सहूलत हमारे स्टेट में दस्तियाब नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि जितना भी हो सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही रुजू हो, प्राइवेट को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, आपने कहा कि एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरमा, अपना सवाल करें। बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, 2 साल की उम्र है लड़की की, इंजेक्शन या फिर कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जा सकती है? हाँ, 6 महीने के ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं इनको ये वैक्सीन दिया जा सकता है।
लेकिन इसका जो डोसेज होता है वो 0.3 ml होगा, उसका डोसेज काफी कम रहेगा। बड़ों का जो डोसेज होता है वो ज्यादा होता है, इनका डोसेज काफी कम रहेगा। जी, डोसेज कम करके खुराक जो है वो कम करके दी जा सकती है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू हों या फिर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि 0.3 ml जो खुराक हो सकती है वो जो है दी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें आप। हाँ देखिए, ये जो फैसलों के बारे में जो अभी बोले आप जी हॉस्पिटल में अवेलेबल है बोल के, जी, मगर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में इंसानों को जानवरों की तरह दिखते हैं। जी हाँ, समझ रहे हैं बात? जी जी जी, कि यहाँ पर की हुकूमत आपको इस तरीके से करती है कि लंबी लंबी वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ से हटो वहाँ से हटो, लेकिन इंसान तो कोई वहां पर मरता ही नहीं रहा। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाओ। डॉक्टर साहब से बात, बिल्कुल बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अवाम को शिकायत है, उनके जो तल्ख तजुर्बात है, माजी में जो तजुर्बात हुए हैं उसकी बिना पर जो है वो ये कह रहे हैं कि मरीजों को सही देखा नहीं जाता। लेकिन मोहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ ख़ास अमराज के लिए आपको सरकारी दवाखाना रुजू होना ज़रूरी करार पाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने इससे पहले बताया कि H1N1 का जो टेस्ट किया जाता है, स्वाइन फ्लू का जो टेस्ट किया जाता है, वो लेबोरेटरी या फिर वो टेस्ट जो है कहीं दूसरे दवाखानों में अवेलेबल नहीं है। तो यही वजह है कि ये कहा गया है कि आपको गवर्नमेंट यानी हुकूमत खुद आपको ये हिदायत दे चुकी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन कब, जब आप में अलामात मुस्बत पाए जाएं, जब आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो अलामात हैं ये जो है स्वाइन फ्लू की तरफ जा रही है, तभी आप जो है कांटेक्ट करें। वरना नॉर्मल फ्लू के लिए आप किसी भी डॉक्टर से रुजू हो सकते हैं और वो अपने हिसाब से जो है आपको दवा देंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी, ये आपकी जो शिकायत है वो तो हमारी भी शिकायत है जी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सलूक होता है वो यकीनन जो है काफी तकलीफदेह होता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस यहाँ पर मजबूरी ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। ये सहूलत नहीं है कि हम उसको ट्रीट कर सकें और उसको जांच कर सकें और उसकी अपडेट ले सकें। तो ये हमारी मजबूरी है। और फिर गवर्नमेंट की भी हो सकता है कि इस मौके पर ये मजबूरी हो कि इतने सारे केसेस को वो इतनी जल्दी हैंडल न कर पाए, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको जो है इतने सारे लोग जब आते हैं उनको जांच करना और उनकी जो है ना जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके जो केमिकल्स होते हैं, वो उसकी सप्लाई भी काफी चूंकि कम है, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम अभी इस वक्त रह रही है। मैं इसलिए भी मशवरा नहीं दे रहा कि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और अगर स्वाइन फ्लू के आपके सिम्टम्स हों और डॉक्टर अगर कोई रिकॉग्नाइज ना कर सके तो आपका केस मिस ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। एक कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन और कहाँ से? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। स्वाइन फ्लू का जो निकला था जी, तो इसके बारे में इंजेक्शन लेना जाके बोल के बोल रही, मैं ड्राइवर हूँ जी, तो क्या करना सर? बिल्कुल, इस विषय में बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ड्राइवर्स के लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन कहाँ से लें और क्यों लें? जी जी, अभी बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस और भी इसके वायरस इसके वैक्सीन को खरीद करके जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अखबारात में कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ वैक्सीन जो है जिसको इस किस्म के सिम्टम वगैरह लगते हैं तो उनको भी गवर्नमेंट भी कुछ सप्लाई कर रही है, हालांकि वो ज्यादा नहीं है। तो कोशिश करें कि इस किस्म की कोई स्कीम अगर आपको मिलती है तो उससे इस्तेफादा करें। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। मैं नाज़रीन की इत्तला के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शिकायत है, हमने हाल ही में जो है हमारे चैनल के जरिए न्यूज़ भी दी थी कि खुद गांधी हॉस्पिटल के ऐसे डॉक्टर्स जो ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर हो चुके हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, तकरीबन 8 या 10 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इससे मुतासिर हो चुके हैं और उनका खुद इलाज चल रहा है। तो ये जो है एक इंसानी खिदमत के तहत जो है डॉक्टर्स, देखिए हॉस्पिटल चाहे सरकारी हो चाहे खानगी हो, लेकिन डॉक्टर्स अपने पेशे के एतबार से वो इंसानी खिदमत को अवलीन तरजीह देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है,
वो अपने तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। आप जहां तक हो सके उन्हें ताबुन पेश कीजिए और इंशाल्लाह जो है आने वालों को भी उससे जो है सहूलत हो सके। एक कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कॉलर कहां से। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, अभी न्यूज में थोड़े दिन पहले बताया था कि ये जो वैक्सीन दे रहे हैं प्रिकॉशन के लिए जी, तो उससे साइड इफेक्ट होंगे, लेना नहीं चाहिए जी। आप क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में आप पूछना चाहिए, बारे में कुछ बताएंगे? बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? सबके लिए जी सबके लिए, जी बिल्कुल नहीं है स्वाइन फ्लू सबके। बिल्कुल। इस सिलसिले में जो है डॉक्टर साहब ने पहले ही जवाब दिया है, लेकिन चूंकि शायद आपने प्रोग्राम लेट देखा है। जी डॉक्टर साहब, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? साइड इफेक्ट्स के बारे में मोहतरमा पूछना चाहते हैं। जी जी, अभी जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बताया था जी कि जहां तक साइड इफेक्ट का सवाल है कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफी सेफ है जी। और काफी कम केसेस, एक आध का कुछ केसेस हो सकता है कि मिले हों जिसमें रिएक्शन हुआ है, साइड इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं किया है, स्किन रिएक्शन वगैरह इसके जो है एक आध केसेस में मिले हैं। तो इसको सोचते हुए ये नहीं चाहिए कि हमको वायरस से यानी कि वैक्सीन लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक हद तक काफी सेफ वैक्सीन है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सेफ वैक्सीन है। कॉलर, वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? जी क्या पूछना चाहेंगे? जी सवाल करें, आप अपनी आवाज ऊंची करें, सवाल करें। जी जी आपकी आवाज आ रही है, मतलब सवाल करें आप। मैं डॉक्टर से सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि कौन से चीज का इस्तेमाल करना खाने पीने के लिए? जी बिल्कुल, इसी से मैं बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, अब आप ये समझ रही है कि स्वाइन फ्लू के लिए कुछ परहेज करना चाहिए, आप वाजे करें कि क्या है इससे? ये कोई खास परहेज तो नहीं है इस के प्रिवेंशन के लिए। ट्रीटमेंट के लिए तो खैर आपको फ्लू के अंदर जो चीजों का परहेज करना चाहिए, यानी कि ठंडे चीजों से, आइसक्रीम वगैरह से परहेज करना चाहिए, वो लोग जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। जी। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे कोई खास परहेज नहीं है। और जहां तक खाने पीने में चीजों के इस्तेमाल का उन्होंने सवाल किया था कि क्या चीज इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस सिलसिले में हल्दी काफी अच्छा काम करती है, क्योंकि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक भी है और उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करती है। आपका जो कुव्वत मुदाफियत होता है, यानी कि जो वायरस को फाइट करने के लिए जो कुव्वत होती है, ये हल्दी इसमें काफी अच्छा अपना असर दिखाती है। तो घर में इस जो सालन वगैरह आप लोग लेते हैं तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल भी काफी अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब ने बताया कि घरेलू नुस्खे के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो है आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा, वक्त करीब आ रहा है इख्तिताम का। डॉक्टर साहब, क्या टेम्परेचर से इस पर कोई इफेक्ट होगा? इस डिजीज का जो फैलाव है, कहा यह जा रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हरारत बढ़ेगी, जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये जो है इसका खात्मा मुमकिन है। आप क्या समझते हैं इससे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। टेम्परेचर के स्वाइन फ्लू हो या किसी भी किस्म का बर्ड फ्लू हो जी, या जो है ना आपके वायरल फ्लू हो जी, ये चीज टेम्परेचर के बढ़ने से जो है काफी हेल्प करती हैं और इसके खात्मे का अहम रोल टेम्परेचर ही रहता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये था हमारे डॉक्टर मुजम्मिल अंजर, खासकर स्वाइन फ्लू के बारे में आज हमने तफसीली तौर पर बात की। हमने इसकी तारीख पर नजर डाली, हमने इसके सिम्टम्स पर नजर डाली, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है उस पर नजर डाली और कई नाज़रीन के हमने कॉल्स भी लिए ताकि वो डॉक्टर साहब के ज़रीन मशवरों से मुस्तफ़ीद हो सके। प्रोग्राम के फीडबैक के लिए आप हमेशा की तरह स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है 9652972442, इस नंबर पर कॉल करते हुए हमें प्रोग्राम का फीडबैक दे सकते हैं। और मैं प्रोग्राम के अख्तिताम से ख़बल उन तमाम का मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकशी में हमें ताउन दिया है, ख़ासकर रूबी चैनल मैनेजमेंट के अलावा इस वक्त हमारे साथ यासीन मोहम्मद हैं जो PCR इंचार्ज हैं, उनके मशकूर हैं। अलावा ये उन तमाम हजरात जो पर्दे के पीछे से इस प्रोग्राम में ताउन पेश कर रहे हैं उनके भी हम मशकूर हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डॉक्टर मुजम्मिल अंजर के मशकूर हैं कि बावजूद गुनागो मसरूफियात के, कल जब हमने बात की तो डॉक्टर साहब नागपुर में थे, लेकिन उन्होंने हमें यह तयक़ुन दिया कि वो फ्लाइट से आ रहे हैं और सुबह प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया।
नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब फिर हमें वक्त देंगे और किसी न किसी मौजू पर जो है ज़रूर बात होगी। डॉक्टर साहब के भी हम काफ़ी मशहूर हैं। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे हफ्ते के बाद। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया।